हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th की एनसीईआरटी बुक जो ज्योग्राफी का बुक है उसके पहले चैप्टर भारत आकार और स्थिति के। ठीक है, तो अब मैं इन शॉर्ट कह देता हूँ कि ये जो बुक है वो एनसीईआरटी का बुक है, क्लास 9th की बुक है और वो भी क्लास 9th के ज्योग्राफी का बुक है। और ज्योग्राफी के बुक का ये जो है वो पहला अध्याय है। हम यहाँ पर इस बुक के जो चैप्टर है उसको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, जो डाउट होगा हम उसको क्लियर करेंगे और लास्ट में इस चैप्टर में जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है आप देख सकते हैं। जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, ये सारे क्वेश्चन जो दिए हुए हैं, इस सारे क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन है वो हम आपको देने का कोशिश करेंगे। साथ ही इस चैप्टर में जो नहीं लिखा गया है उस पॉइंट को भी हम दूर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं पहले जो है सो लाइन से। पहला लाइन कह रहा है कि भारत विश्व के प्राचीन संस्कृतियों में से एक देश है। तो यहाँ तक आपको सिर्फ याद रखना है कि ये कह रहा है कि भारत जो है विश्व के प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक देश है। अब अगला पॉइंट कह रहा है कि पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। बहुमुखी का मतलब होता है एक तरफ से नहीं, अनेकों तरफ से जो है वो भारत अपना विकास जो है वो किया है। तो स्वाभाविक बात है, आपने देखा होगा कि भारत जो है वो कृषि में भी विकास किया है। मैं यहाँ पर एक पॉइंट बता दूं कि कह रहा है पिछले 5 दशक। पिछले 5 दशक का मतलब होता है 50 साल। अब एक दशक का मतलब क्या होता है? एक दशक का मतलब होता है 10 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पे लिया हुआ है 5 दशक, तो 5 दशक का मतलब क्या हो जाएगा? 50 साल। अब इसमें विकास किस किस क्षेत्रों में भारत ने किया है? तो पहला तो कृषि क्षेत्र में किया है, दूसरा उद्योग क्षेत्र में किया है, तीसरा तकनीकी के क्षेत्र में किया है और उसके पश्चात क्या कह रहा है कि सार्वजनिक आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति जो है किसकी हुई है? तो हमारे भारत की हुई है। अब यहाँ पर अगला पॉइंट है कि भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब बिल्कुल इतिहास में भी भारत का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा प्राचीन संस्कृति बहुत ही विविधताओं से भरा हुआ था, जिसका प्रभाव कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर भी देखने को मिलता है। इसके बारे में भी हम डिटेल से बात आगे आने वाले चैप्टर में करेंगे ही। जब मैं हिस्ट्री का पढ़ाऊंगा तो वहां पे भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दी जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं भारत की स्थिति के बारे में। तो भारत की स्थिति के बारे में एक बात याद रखिएगा, एनसीईआरटी में जो लाइन दिया रहता है एक ही दो लाइन ऐसे होते हैं जहाँ पे क्वेश्चन फॉर्म नहीं होते, अदरवाइज जितनी भी लाइन होती है सब में कोई ना कोई क्वेश्चन छुपा होता है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि हर लाइन को सही ढंग से बताऊं, एक एक शब्द को मैं तोड़ मरोड़ के बताऊं। और मैं आपको ये भी कहूंगा कि आप भी जो है इत्मीनान के साथ सुने, ताकि एक भी पॉइंट आपको यहाँ से न छूटे। अब क्या कह रहा है कि भारत एक विशाल देश है। आप घबराएं नहीं, आपको इस चैप्टर के बाद जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको इसी वीडियो में मिलेगा। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, फिर खैर कोई बात नहीं, आप इंतजार करें और आप आराम से पढ़ें। भारत जो है एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, इसका मुख्य भाग जो है वो 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 जो है उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 पूर्व से लेकर के 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर तक फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। कर्क रेखा जो है वो है 23 डिग्री 30 उत्तर में देश का या देश को लगभग कितने 2 बराबर भागों में जो है वो बांटती है। तो यहाँ पे मेन पॉइंट आएगी, जो कौन सा ऐसा लाइन है जो भारत को 2 बराबर भागों में काटती है? तो वो कोई और नहीं है, क्या है? कर्क रेखा। अब कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर के गुजरती है उसके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिणी पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अब ये जो है सो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो वो देखते हैं इस वाले मैप में। आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये देखिए, ये है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि बंगाल की खाड़ी में है, और ये है आपका लक्षद्वीप जो भारत का ही भूमि है, और ये कहाँ है? तो अरब सागर में। तो आप ये भी, हम अगली वीडियो इस पे भी आने वाले हैं, लेकिन फिलहाल वहां पे आया था इसलिए हम ये बात आपको बताना उचित समझे।
अब यहाँ पर अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि अपनी एटलस की सहायता से इन द्वीपों समूहों का विस्तार ज्ञात करो। तो हमने आपको अभी दिखा ही दिया। अब ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कुछ है कि क्या आप जानते हैं भारत संघ राज्य का सबसे दक्षिण बिंदु जो है वो है इंदिरा पॉइंट। इसको हम इंदिरा बिंदु के भी नाम से जानते हैं। और सन 2004 में सुनामी जो आई थी उस लहरों के कारण जो है ये जलमग्न हो गया, मतलब जल के अंदर चला गया। अब यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं भारत के आकार के बारे में। तो भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल जो है वो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अगर हम इसको विस्तार पूर्वक देखेंगे तो ये कितना है 32 लाख, ठीक है, 32,87,000, 32,87,000। यहाँ पे लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, आप लोग हम बोल देते हैं, आप याद मतलब लिख लीजिए, पॉइंट कर लीजिए। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है वो भारत का कुल क्षेत्रफल है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अब इसके कारण क्या होता है कि भारत का क्षेत्रफल जो है वो विश्व के कुल क्षेत्रफल का, विश्व में जितनी भी भूमि है ना उसका जो है 2.4% जो है वो भारत अपने क्षेत्र के अपने अंदर में जो है क्षेत्र समाया हुआ है। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और इतने क्षेत्रफल होने के नाते भारत जो है पूरे विश्व में जितनी भी भूमि है स्थल, उसका 2 पॉइंट, सिर्फ स्थल ही नहीं उसमें सब कुछ आ जाती है, उसका 2.4% जो है भारत अकेले रखे हुआ है उतना जमीन को। अब इतना जो रखे हुआ है ना, इसके कारण जो है भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश बन जाता है। आई होप कि यहाँ तक कोई भी डाउट आपको नहीं रहा होगा। भारत की स्थल सीमा रेखा जो है वो लगभग 15,200 किलोमीटर है। स्थल सीमा रेखा, स्थल सीमा रेखा का मतलब मान लेते हैं जी वाला, यहाँ से देख रहे हैं पाकिस्तान से जो है स्थल सीमा रेखा बना है ना, बाउंड्री, ऐसे करते 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 पूरा जो है जाते जाते चीन वगैरह, तिब्बत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ये सब जो है इस सब की गणना कर रहा है कि ये टोटल मिलाकर के जो है वो कितना है, तो 15,200 किलोमीटर यहाँ पर आप देख रहे हैं। और समुद्री तट रेखा की अगर हम बात करें, जिसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप द्वीप समूह के साथ अगर मिला के देखें तो वो है 7516.6 किलोमीटर, ठीक है, माने 7516.6 किलोमीटर जो है वो ये लक्षद्वीप वगैरह सबको मिला देते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाले जो लक्षद्वीप है इसकी भी सीमा मिला देते हैं और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की भी सीमा मिला देते हैं, तो वो हो जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में स्थल की सिर्फ पूछेगा तो आप ये आंसर दोगे, समुद्री का पूछेगा तो ये आप दोगे, लेकिन अगर टोटल पूछेगा तो आप इस दोनों को जोड़ करके जो है आप आंसर दोगे। अब अगला जो पॉइंट है वो कह रहा है कि भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम बलित पर्वत है, ठीक है। तो अगर पूछेगा क्वेश्चन में जो नवीनतम बलित पर्वत जो है वो भारत के किस दिशा में है, तो आप कहोगे उत्तर पश्चिम की तरफ और उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर, ठीक है। इसके दक्षिण का जो भूभाग है वो उत्तर में चौड़ा है। क्या कह रहा है कि भारत के जो दक्षिणतम जो भूभाग है वो है उत्तर में क्या है, चौड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि दक्षिणतम भूभाग जो है, आप देखिए दक्षिणतम भूभाग अगर बात करें, मान लो भारत में 2 भाग में बांट देते हैं, तो दक्षिणतम जो भूभाग करेंगे तो ये है ना, ये है। तो इसका दक्षिणतम बिंदु का जो उत्तर लाइन होगा, उत्तर भूभाग ये वाला होगा। तो स्वाभाविक बात है, आप देखिए इधर का चौड़ाई सिर्फ इतना है और इधर का चौड़ाई कितना, यहाँ से लेकर के वहां तक है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये बात बोली गई है। अब क्या कह रहा है कि और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया। तो आप देख रहे हैं हिंद महासागर की ओर है ना लिखा हुआ, देखिए हिंद महासागर, ऐसे ही पढ़ना आपको, हिंद महासागर की ओर। तो हिंद महासागर की ओर संकरा होता है, संकरा मतलब होता है सिकुड़ना या नुकीला बनते हैं। आप देखिए यहाँ पर जो है ये जो है पूरा भूभाग किसका है, हिंद महासागर का। तो आप देख रहे हैं यहाँ कितनी चौड़ी है, लेकिन यहाँ पर बहुत कम चौड़ी है। तो ये क्या है, नुकीला या संकरा होते चला गया और कहाँ पे चला गया, तो हिंद महासागर के क्षेत्र के तरफ, ठीक है। ये सब भी हिंद महासागर की ही भूभाग है, लेकिन यहाँ पर इसको क्या नाम दे दिया गया, बंगाल की खाड़ी दे दिया गया और इसको जो है अरब सागर दे दिया गया। और इधर वाले जो भी पानी का जो क्षेत्र है उसको हम हिंद महासागर जानते हैं। वो भी क्यों जानते हैं वो भी हम आगे डिस्कस ही करने वाले हैं। खैर अब देखिए इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूरब में बंगाल की खाड़ी है। अब ये क्यों कह रहा है, क्योंकि पता है कि अगर ये देखिए भूभाग, ये भारत का लैंड है, तो
इधर वाला जो जम्मू कश्मीर जो है उसको हम इधर क्या कौन सा दिशा होता है, उत्तर दिशा होता है, उत्तर को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नॉर्थ। और ई वाले जो है इसको हम ईस्ट बोलते हैं, ईस्ट मतलब होता है पूरब, इसको हम वेस्ट बोलते हैं, वेस्ट का मतलब होता है पश्चिम। और इधर वाले जो भूभाग है इसको हम साउथ बोलते हैं, मतलब क्या, दक्षिण। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, मतलब भारत ये है, तो भारत के जो पूर्वी वाले भाग है उसमें कौन सा है, बंगाल की खाड़ी। मैं इस पर थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। देखिए क्या है, ई वाले जो भूभाग है इसको हम क्या नाम से जानते हैं, क्योंकि ये भारत के किसी से है पूरब की ओर में, तो ये बंगाल की खाड़ी, और ये पश्चिम में क्या है, अरब सागर। और यही बात जो है वो हमें अभी यहाँ पर बोला गया है। आप देखिए ये क्या है, इसके पश्चिम में अरब सागर, जैसा कि हमने अभी आपको बताया, और पूरब में जो है वो कौन सा है, बंगाल की खाड़ी। जो चित्र 1.3 में देखने के लिए भी आपको बोला और वहीं दिखाया है। चित्र 1.3 में देखिए कि अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूरब पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा जो है वो कम प्रतीत होती है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। मतलब क्या कह रहा है कि ये आप देख रहे हैं यहाँ वाले जो भूभाग है वो है गुजरात का, यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये है अरुणाचल प्रदेश का। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की अगर हम बात करें तो इसमें 2 घंटे का अंतर होता है। मतलब क्या है कि यहाँ अगर सूर्य उग गया, अभी अगर सूर्य दिखाई दे रहा है तो इसके 2 घंटे के बाद जो आपको गुजरात में सूरज जो है वो दिखाई देगा। और यहाँ अगर सूरज डूब गए हैं तो इसके 2 घंटे बाद जो है वो गुजरात की तरफ जो है सूर्य डूबेंगे। ये सारे जो भूभाग है वो गुजरात का ही भूभाग है, इसलिए हम यहाँ पर कर रहे हैं कर्सर, और यहाँ पे जो कर्सर कर रहे हैं वो अरुणाचल प्रदेश का ये जो है भूभाग है। ठीक है, मैप के लिए अगर आपको देखना है तो मैप के लिए भी वीडियो इस यूट्यूब चैनल पे आप देख लीजिए। फिर यहाँ पर क्या है कि अतः क्या है कि 82°30 पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक जो है यामोत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। अब मानक रेखा जो है जिसको हम ग्रीनविच बोलते हैं वो उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर अर्थात यहाँ से जो है वो क्रॉस करती है। ठीक है, मानक समय रेखा आप ये है ना, मानक समय रेखा ये गुजर रही है, और यहीं पर हम डिवाइड किए हुए हैं। भारत जो है जो मानक समय रेखा से कितना घंटा आगे है, तो प्लस में 5.5 घंटा आता है, सॉरी हाँ 5.5 घंटा, 5 घंटा 30 मिनट जो है वो भारत आगे है, प्लस में, माइनस में नहीं, याद रखिएगा प्लस में। ठीक है, अब यहाँ पर अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर जो है वो पड़ता है। यहाँ तक हो गई। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, ज्ञात कीजिए, तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हम आगे जो है इसी वीडियो में देने वाले हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि 82°30 पूर्व देशांतर को भारत की मानक यामांतर क्यों माना जाता है, उसका भी देखेंगे। दूसरा है कन्याकुमारी और जम्मू कश्मीर दिन रात की अवधि में क्यों अंतर है, इसका भी आंसर जो है हम देखेंगे। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं भारत तथा विश्व। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूरब और पश्चिम के मध्य में जो है स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप के दक्षिण विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। देखिए दक्षिण का पठार हिंद महासागर के शीर्षवत फैला हुआ है, और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया में देशों को भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसा नहीं है। क्या कह रहा है, हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा जो है वो भारत जैसा नहीं है, बिल्कुल। भारत का इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम जो है वो इसके नाम पर अर्थात भारत के नाम पर रखा गया है। तो विश्व में एक ही ऐसा महासागर है जो किसी देश के नाम पर रखा गया है, तो वो कौन है, इंडियन ओशन अर्थात जो है सो हिंद महासागर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि क्या आप जानते हैं सन 1869 में सुएज नहर के खुलने के बाद भारत और यूरोप के बीच की दूरी जो है वो 7000 किलोमीटर जो है वो कम हो गई थी। तो ये आपसे पूछ नहीं रहा है, ये क्वेश्चन आपके पॉइंट बता रहा है, तो आप याद रख लेना, इस पॉइंट को आप याद कीजिएगा कि जो सुएज नहर जो है उसको निर्माण कब किया गया था, 1869 ईस्वी में। और सुएज नहर कहाँ है, तो इजिप्ट, इजिप्ट आप देखेंगे, इजिप्ट जो देश है उसको काट करके बनाया गया था। कब बनाया गया था, यहाँ पर आप देखिएगा ना, ये जो है
इसको काट करके स्विट्जरलैंड बनवाया गया। यही 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 जो है, ये वाले जो भूभाग है ना, इसको इसको पानी वाले, इसको हम भूमध्य सागर बोलते हैं, और इसको जो है हम लाल सागर बोलते हैं। ठीक है, तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जो जोड़ने वाली जो नैरो लाइन है, उसी को हम क्या बोलते हैं, जो यहाँ पर स्वेज नहर। और इसकी निर्माण कब की गई थी, तो 1869 ईस्वी में। आपको याद नहीं होगा ना, तो मैं बताऊं पॉइंट कैसे याद करोगे इसको। आप सीधा सा याद कर लो, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो आपको पता है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी जी का जो है वो जन्म हुई थी। तो 1869 में ही स्वेज नहर का निर्माण हुआ था, और महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को है, और इसका जो उद्घाटन हुआ था स्वेज नहर की, वो नवंबर में हुई थी। याद रखना, 10-12 नवंबर के बीच की जो है अवधि है। एग्जैक्ट टाइम मुझे याद नहीं है, दिन डेट, लेकिन ये जो है 1869 है, तो आप याद रख लेना। और कितने किलोमीटर जो है कम हो गई थी, तो 7000 किलोमीटर जो है वो कम हो गई थी। अब यहाँ पर जो है बता रहा है कि विश्व में, हमने अभी देखा कि विश्व, भारत जो है वो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है। तो हमें यह अत्यंत आवश्यक है कि हमें यह भी जानना चाहिए कि भारत से पहले जो 7 देश है जो क्षेत्रफल के अनुसार से, वो कौन है, कितने नंबर पे कौन है। तो सबसे पहला नंबर पर जो है वो रूस है, दूसरा नंबर पर जो है वो है आपका कनाडा, तीसरा नंबर पर जो है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, चौथे पर जो है वो है आपका चीन, पांचवें पर जो है वो है आपका ब्राजील, छठे पर जो है आपका है वो ऑस्ट्रेलिया, और सातवें पे हमारा प्यारा भारत। तो आई होप कि आपको यहाँ भी समझ में आ गया होगा, और इस पॉइंट को आप याद रखना, एक एक पॉइंट को आप याद रखना जितना आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। ये भारत की मैप है, तो आई होप कि ये मैप को आपने अच्छे तरीके से देख लिया है। अब यहाँ पर अगर बात करें तो आपको पता है कि इस साइड वाले जो भूभाग है उसको हम नॉर्थ बोलते हैं, जस्ट उसके ऑपोजिट नीचे वाले जो उसको हम साउथ बोलेंगे, इसको हम जो है वेस्ट मतलब पश्चिम बोलेंगे, इसको जो है हम यहाँ पर पूरब बोलेंगे। ठीक है, अब भारत का भी मैप देखा जाता है तो ई वाले जो भाग है इसको हम उत्तर की तरफ रख करके ही हम देखते हैं। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। यहाँ पे आपको पता ही है कि भारत के पश्चिम में अरब सागर है, भारत के पूरब में बंगाल की खाड़ी है, और भारत के दक्षिण में जो है हिंद महासागर। आप देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है हिंद, और यहाँ लिखा हुआ है महासागर। अब ये जो भारत श्रीलंका जो है, श्रीलंका को हम डिटेल में बात करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख लीजिए ये वाले जो वाटर बॉडी है ना, इसको हम लोग अलग नाम से, इसको बंगाल की खाड़ी नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं पाक जल संधि। क्या बोलते हैं, पाक जल संधि। अब इसमें आप कंफ्यूजन मत होना कि पाक जल संधि है मतलब ये पाकिस्तान का होगा, नहीं, इसको हम सिर्फ पाक स्ट्रेट बोलते हैं, पाक जल संधि बोलते हैं। और यहाँ ई वाले जो भूभाग है, इस भूभाग को हम बोलते हैं मन्नार की खाड़ी। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मन्नार की खाड़ी, इसको हम बोलते हैं पाक जल संधि। तो आपको बोलेगा कि भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाली कौन सी जल संधि है, तो आप आंसर लगाओगे पाक जल संधि। ठीक, अब चलिए हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे भारत का जो है वो मैप है, और कुछ यहाँ पर भारत के पड़ोसी देशों के साथ साथ एशिया के कुछ देशों के नाम, अफ्रीका के कुछ देशों के नाम जो है यहाँ पर दिए हुए हैं। इस पे भी थोड़ा सा हम नजर डाल लेते हैं। ये है आपका मंगोलिया, ये है आपका चीन, ठीक है, ये है हमारा सबसे प्यारा दुश्मन पाकिस्तान। उसके ऊपर छोटी सी यहाँ पर लाइन देख रहे हैं, अफगानिस्तान से भारत का मैप जुड़ा हुआ है, वो है आपका अफगानिस्तान। यहाँ पर आप देखेंगे ईरान, यहाँ पे आप देखेंगे इराक, यहाँ पर है आपका सऊदी अरब, बहुत सारे नाम सुने होंगे सऊदी अरब यही है। और हमने अभी बात किया था, चलिए हम एक बार फिर से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अभी हम बताए भी थे कि ये जो सुएज नहर है इसका निर्माण कब किया गया था। ठीक है, जल्दी बोलिए कब किया गया था, और किस 2 वाटर बॉडी को ये जोड़ता है। आई होप कि आपके दिमाग में आ गया होगा, इतना फास्ट तो होना ही चाहिए माइंड। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या कहा था, ये है लाल सागर, और लिखा भी है लाल सागर। ये सुएज नहर का निर्माण हुआ था 1869 में नवंबर महीने में, और ये आपका भूमध्य सागर है। इसी दोनों को जोड़ने के कारण इसका निर्माण जब हो गया, तो भारत और यूरोप का जो डिस्टेंस है वो कितना कम हो गया, 7000 किलोमीटर। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है आपका जापान, ये है आपका म्यांमार, फिर यहाँ पर आता है आपको लाओस, थाईलैंड, फिर आपका कंबोडिया, वियतनाम इसी जगह पे है, इंडोनेशिया यहाँ पर देख रहे हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ है, श्रीलंका यहाँ है, मालदीव जो है इसी के आसपास मालदीव है, यहाँ पे नहीं दिख रहा क्योंकि छोटे छोटे आइलैंड वाले देश है। ये आपका लक्षद्वीप है जो हमारा यूनियन टेरिटरी जो है वो है। फिर यहाँ पर है ये सोमालिया है, ये इथियोपिया है, ये आपका यमन है, ये आप देखेंगे ओमान है, और ये कौन सी सागर है, जल्दी बताइए, ये कौन सी सागर है, अरब सागर। और ये कौन सी सागर है, तो बंगाल की खाड़ी, मतलब बंगाल की खाड़ी। ठीक है, और ये आपका बांग्लादेश है, और ये इसमें जो है ये पोर्ट है, और किसका पोर्ट है, तो
कोलकाता में जो पोर्ट है वो आपको यहाँ पर दर्शा रहा है, और ये आपका मुंबई का जो पोर्ट है वो आपको यहाँ पर दिखा रहा है। और ये जो लाइन आपको दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं जो ये वाली जो लाइन है वो आपको दिखा रहा है वायु मार्ग के लिए, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा एयरपोर्ट, और यहाँ पे ये जो लाइन दिख रहा है वो आपका दिख रहा है समुद्र, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आपको बात किया था कि यहाँ पर जो है पोर्ट भी है, तो आप देखिए पोर्ट का भी लाइन यहाँ पे लगा हुआ है ना, ये वाली जिसमें शिप जाती है। पोर्ट पे कौन लगता है? शिप जाती है, मतलब पड़े जहाज। तो यहाँ पर अपने जहाँ भी देख ले हैं, और यहाँ से सितवे पोर्ट जो है, सितवे पोर्ट कनेक्ट करती है जम्मू, माफ कीजिएगा, कोलकाता से जो है सितवे पोर्ट को भी जोड़ता है। सितवे पोर्ट कहाँ है? तो म्यांमार में सितवे पोर्ट है, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा हायर एजुकेशन के लिए, तो ये भी थोड़ा सा आप नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आप आज न कल तो आपको जाना ही है। तो ये आपका वायु मार्ग और आपको समुद्री मार्ग दोनों आपको यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर लिखा भी है कि जो पूरा जो लाइन है, सटीक लाइन जो है वो आपका दिख रहा है किस चीज के लिए? वायु मार्ग के लिए। जो कटिंग लाइन है, कट कट करके दे दिया हुआ है, समुद्री मार्ग के लिए। और ये आपका जो है वो है आपका कर्क रेखा, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा भी कर्क रेखा, ठीक है। मकर रेखा जो है वो नीचे जाती है, मकर रेखा नीचे से गुजरती है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग जो है उसको आपको दिखा रहा था। अब देखिए हम आगे बात कर लेते हैं, भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क जो है वो युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री राजमार्गों, समुद्री जल मार्गों की अपेक्षा जो है भूभाग से होकर था। तो स्वाभाविक बात है, आपको पता होगा कि भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज जो है पहली बार किसने किया था? 1498 ईस्वी में किसने किया था? तो वास्को डिगामा। वास्को डिगामा कहाँ का व्यक्ति था? तो पुर्तगाल का व्यक्ति था, जो कि यूरोप में पड़ता है। उसके बाद भारत से जो है समुद्री व्यापार मार्ग एस्टैब्लिश हो जाते हैं, लेकिन उससे पहले भी जो है भारत पे स्थल मार्ग के साथ व्यापार होता था, क्योंकि आपको पता है कि पुर्तगाल लोग क्यों जो है समुद्री मार्ग की खोज की थी, क्योंकि उनको यूरोप वाले ने अरब वाले ने जो है रास्ता ब्लॉक कर दिया था, इसलिए उन्होंने वैकल्पिक मार्ग खोजा समुद्री मार्ग की। तो ये सही बात यहाँ पे बोल रहा है ये बुक। जो भारत जो है उसका युगों पुराना है, और ये अपेक्षा भूभागों से होकर हुआ करता था। उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री जो है प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात ही नहीं था किसी को, क्योंकि मैप ही नहीं पता है। तो क्या पता कि समुद्री लोग सोचते थे कि पूरा समुद्र ही है जहाँ तहाँ, तो हो सकता है जाएंगे तो भटक जाएंगे। और उसको आपको पता है कि पहले लोग जानते थे कि पृथ्वी जो है चपटी है, पानी कहाँ खत्म होगी, कहाँ लेके डूब जाएगा, कोई किसी में डर से भी लोग नहीं आते थे। फिर ये बात है कि इन मार्गों से प्राचीन समय के विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता था। भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्व एशिया तथा दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानी, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुंच सके। मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनार और गुंबजों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा जा सकता है। तो बिल्कुल बात है कि आप देखेंगे भारत में बहुत सारे ऐसे जो है मंदिर बनी हुई है, मस्जिद बनी हुई है, या कोई महल बना हुआ है, तो उसमें सिर्फ भारत की कलाकृतियां नहीं दिखाई देती, बल्कि वैश्विक स्तर की कलाकृतियां जो हैं वो आपको देखने को मिलेगा। तो वैश्विक स्तर की कलाकृति कैसे होगा? क्योंकि वैश्विक स्तर पे कोई व्यक्ति आएगा जो अलग देश वाले हैं, तभी तो वो बताएगा कि नहीं हमारे यहाँ ऐसा ऐसा बनता है, ऐसे ऐसे निर्माण करो। तो यही बात आपको यहाँ पर इस वाले लाइन में, इस पैराग्राफ में जो है कह रही है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं भारत के पड़ोसी देश के बारे में। तो भारत का जो है दक्षिण एशिया के एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत का दक्षिण एशिया में जो है एक महत्वपूर्ण स्थान है, और भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पर 9 लिखा हुआ है, क्योंकि ये बुक जो है अपडेट यहाँ पे नहीं है, इस वजह से ये 9 नहीं होगा, 8 ही होगा। आप याद करना, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 जो है वो राज्य हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई डाउट, आप ये 9 मत याद कर लेना, 8 ही याद करना। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है, ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन का आंसर जो है हम इसी वीडियो में आगे आने वाले देंगे। इस क्वेश्चन को फिर दोबारा क्यों करूँ, समय बर्बाद होगी, उसी समय पढ़ लेंगे। अब क्या है, भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ है, हमने आपको ऊपर आपको समझाया ही है। उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ जो है, और पूरब में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ। आप एक बार दिखा ही देता हूँ आपको, देखिए
ये पूरब का जो है, पूरब में हमने आपको दिशा बताया था ईस्ट वेस्ट, तो ये पूरब में म्यांमार ये है, बांग्लादेश ये है, उत्तर में आप देख रहे हैं ये आपका चीन है, तिब्बत है, नेपाल है, भूटान है, और यहाँ पर आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ जो है वो भारत का सीमा आपको यहाँ पर दिखता है। ये वाले जो है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये अफगानिस्तान के साथ लगता है, और ये बाकी जो भी भूमि है वो पाकिस्तान का है। ठीक है, तो यहाँ भी आपको डाउट जो है क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ से आपको एक पॉइंट और बता रहा है, आप इसको भी याद करना। क्या आप जानते हैं सन 1947 से पूर्व भारत में दो प्रकार के राज्य थे, पहला था प्रांत और दूसरा था आपका रियासत। वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों प्रांतों पर शासन करते थे और रियासतों का शासन जो है स्थानीय शासकों द्वारा पैतृकता के आधार पर अंग्रेजी सरकार को प्रभुसत्ता मानकर स्वायत्तता से किया जाता था। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं एक जो चल रहा था वो था प्रांत, और प्रांत के जो थे वो थे आपके शासन करते थे कौन, वायसराय द्वारा, या वायसराय खुद करते थे या वायसराय के द्वारा जो नियुक्त अंग्रेज अधिकारी थे वो क्या करते थे। और रियासतें जो है उस पर कोई वंशानुगत शासक जिसका जो भूमि रहता था वो करते थे पैतृक वाले। ठीक है, अब यहाँ पर हमने उसमें देखा था, अब यहाँ पर देखिए जैसे आपको बताया था ना अफगानिस्तान के साथ सीमा लगती है, आप देखिए यहाँ पे लग रही है ना ये वाली, ये जो लाइन है ये अफगानिस्तान के साथ भारत का सीमा लगता है। अगर ये वाला भी ये जो भूभाग है, यही भूभाग जो है वो पाकिस्तान हमसे कब्जा किए हुआ है, वरना अगर ये भूभाग खुल जाए तो हम रास्ते निकाल करके आसानी से जो है यहाँ अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, अजरबैजान सब के जो है पहुंच सकते हैं आसानी से और व्यापार कर सकते हैं। लेकिन ये पाकिस्तान हर पे हुआ है, हमसे जबरदस्ती लिए हुआ है। और ये पाकिस्तान है, ये चीन है जिसको आप तिब्बत भी बोल सकते। तिब्बत जो है वो अलग प्रांत थी, लेकिन चाइना ने है उसको ऑक्यूपाइड कर लिया है, जबरदस्ती हड़प लिया है। ये आपका नेपाल है, ये आपका भूटान है, ये आपका बांग्लादेश, ये आपका म्यांमार है। ठीक है, अब यहाँ पे भारत के जो है सो राज्यों का मैप है, तो आई होप कि आपको पता ही होगा कौन सी कहाँ पे कौन सी राज्य है। खैर हम यहाँ बात कर लेते हैं, ये आपका लद्दाख है जो एक यूनियन टेरिटरीज है, फिर यहाँ पर जम्मू कश्मीर ये भी आपको केंद्र शासित प्रदेश है, फिर आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश ये एक राज्य है, फिर यहाँ पर पंजाब है, फिर यहाँ पे हरियाणा है, फिर दिल्ली है केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ पे दिल्ली आपको दिखेगा, ये आपका उत्तराखंड दिखेगा, ये आपका उत्तर प्रदेश है, ये आपका राजस्थान है, ये आपका गुजरात है, ये आपका मध्य प्रदेश है। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि भारत में एरिया वाइज, ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान। और दूसरा अगर मैं पूछूं दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है, तो वो कौन सा है, मध्य प्रदेश। ठीक है, और अगर पूछे कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार से, तो वो आपको यहाँ पर दिखेगा गोवा। ठीक है, गोवा जो है वो क्षेत्रफल के अनुसार से सबसे छोटा राज्य है। यहाँ पर आप देखिए महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, केरल है, उड़ीसा है, झारखंड है, बिहार है, और यहाँ पर 7 सिस्टर स्टेट जो है आपको दिखेगा। ऊपर वाले जो है ये है आपका सिक्किम, ये है आपका त्रिपुरा, ये है आपका अरुणाचल प्रदेश, ये है आपका असम, ये है आपका नागालैंड, ये है आपका मणिपुर, ये है आपका मिजोरम, ये है आपका मेघालय। ठीक है, और ये जो है त्रिपुरा तो बोल दिए हैं। और अगर आपसे पूछे कि ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है बांग्लादेश से, तो वो है आपका त्रिपुरा। ठीक है, और वैसे हम लोग भी कुछ कम नहीं है, हम लोग भी जो है बांग्लादेश को 3 तरफ से घेरे हुए हैं। देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये रहे तो जैसा का तैसा। ठीक है, चलिए तो प्रकृति की देन है। अब आगे बात कर लेते हैं, दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी जो है 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव है। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव है। उसको जो हम छोड़ेंगे क्या है देख ही लेते हैं। ये देखिए ये है आपका प्यारा श्रीलंका और ये है आपका मालदीव। मालदीव हमसे अभी खफा है, अभी हमसे रूठा हुआ है, और थोड़ा हद तक श्रीलंका भी जो है कभी रूठता है कभी मनता है, तो हमको मनाना पड़ता है, क्योंकि मनाना, इस दोनों को मनाना हमारी मजबूरी है। अगर नहीं मनाएंगे तो फिर हमारे लिए खतरा साबित हो जाएगी किसी और देश के कारण। फिर यहाँ पर भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता जो है वो पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि में आपको बताए भी हैं। ये वाले जो भूभाग इसको मान जल, ये जो है जल का क्षेत्र वो पाक जल संधि है, और ये अगर आप बात करेंगे ये वाले तो ये आपका मन्नार की खाड़ी। ठीक है, हम बताए भी थे, दोबारा रिपीट किए हुए हैं। अब यहाँ पे बात कर रहा है
कि मालदीव और लक्षद्वीप समूह जो है से दक्षिण में स्थित है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। हमारे पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। अपनी एटलस में एशिया के मानचित्र में देखा कि आप भारत कैसे अलग दिखाई देता है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, अपनी एटलस, एटलस का मतलब होता है मानचित्र का जो बुक है ना, उसकी बात कर रहा है। अपने मानचित्र के बुक में एशिया के मानचित्र में देखा कि भारत कैसे अलग दिखाई देता है। आप यहाँ पे भी देख लो, एक बुक में ही तो आपको दिया हुआ है, दूसरा बुक क्या ढूंढना। देखिए पहली लाइन, देखिए भारत, ये पीला वाला दिख रहा है, ये पूरा भारत कितना अलग अच्छा से दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गया। चलिए अब ये है कि क्या आप जानते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट आपको बोला है याद करने के लिए, वो भी याद कर लेते हैं। स्कूल भुवन एक पोर्टल है। स्कूल भुवन एक पोर्टल है जो देश के प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरणों और सतत विकास में उसकी भूमिका के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता लाने के लिए मानचित्र आधारित शिक्षा प्रदान करता है। यह एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के आधार पर भुवन एनआरएससी इसरो की एक पहल है। आप माध्यमिक स्तर से संबंधित भारत के विभिन्न मानचित्रों को देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक जो है सो लिंक दिया हुआ है, वहां पर आप जा करके जो है वो आप इस चीज को देख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से आती है क्वेश्चन शुरुआत होती है। तो क्वेश्चन शुरुआत होती है तो इसका भी आंसर जो है हम अब बात करेंगे। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो पृष्ठ संख्या 2 पे भी हमने आपको कुछ क्वेश्चन दिखाया था, उस क्वेश्चन का पहले हम आंसर ढूंढ लेते हैं। क्वेश्चन क्या था कि 82°30 पूर्व देशांतर को भारत की मानक यामांतर क्यों माना गया है। तो इसका आंसर है कि 82°30 पूर्व देशांतर को भारत की मानक यामांतर इसलिए माना गया है क्योंकि यह रेखा भारत के मध्य से होकर के निकलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों होता है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि कन्याकुमारी भारत का अक्षांशीय विस्तार के दक्षिण छोर और कश्मीर भारत के अक्षांशीय विस्तार के उत्तरी छोर पर स्थित है। ठीक है, भारत का अक्षांशीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है जिसका प्रभाव दिन रात की अवधि पर पड़ता है और इसीलिए जो है कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि का अंतर दिखाई देता है। पृष्ठ संख्या 4 पे भी हमने आपको कुछ क्वेश्चन बताया था। उस क्वेश्चन का आंसर देखिए कि पश्चिमी और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या ज्ञात करिए। तो हमने देखा था कि पश्चिमी जो क्षेत्र है उस पे आपको देखने को मिला था दमन और द्वीप, दादर व नागर हवेली और पुदुचेरी और लक्षद्वीप। ये जो आपको है माहे पुदुचेरी जो है वो आपको दिखाई दिया था पश्चिम तट पर, अर्थात मान लीजिए ये भारत है ना, तो भारत ये वाले मान लीजिए भी के आकार का ही भारत है, इस वाले क्षेत्र की तरफ की बात कर रहा है। जबकि इस वाले क्षेत्र की तरफ अगर बात करें पूर्वी क्षेत्र की तरफ, तो यहाँ पर आपको पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपको देखने को मिलेगा। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो हमने आपसे वीडियो में बात भी किया है, सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान है और सबसे छोटा जो है वो आपका गोवा है। अब अगर हम जनसंख्या के अनुसार बात करें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जो है वो है आपका यूपी। इसको आप वीपी मत मान लीजिएगा, ये यू है। ठीक है, यूपी। दूसरा अगर बात बोलेगा तो महाराष्ट्र और तीसरा जो है वो आपको बोलेगा तो वो है आपका बिहार। ठीक है, अब कौन सा राज्य जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा तथा समुद्री तट को स्पर्श नहीं करते। तो हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना जो है वो आपको स्पर्श नहीं करते। नाउ अब हम बात कर लेते हैं चौथा क्वेश्चन की, पाकिस्तान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश की सीमाओं को छूने वाले राज्यों को 4-4 वर्गों में विभाजित कीजिए और उदाहरण उन राज्यों को एक वर्ग में रखें जिनकी सीमाएं पाकिस्तान से मिलती है, इसी तरह अन्य शेष वर्ग भी आपको बनाइए। तो हम क्वेश्चन को अलग अलग कर ले। देखिए पाकिस्तान की सीमा को छूने वाले जो राज्य हैं वो आपको पहला आपको जम्मू कश्मीर जो यूटी है, यूनियन टेरिटरी पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये सभी जो है वो आपको पाकिस्तान को जो है स्पर्श करती हैं। चीन को स्पर्श करने वाले राज्य की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये जो है वो जम्मू कश्मीर अब यहाँ पर नहीं होगा, अब यहाँ पर जो लद्दाख होगा। ठीक है, लद्दाख जो है वो स्पर्श करती है, ना कि जम्मू कश्मीर, तो इसको आप हटा दीजिए। फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। जम्मू कश्मीर की जगह पर आप लद्दाख को ले लीजिए, लद्दाख। ठीक है, अब म्यांमार को छूने वाले जो भारतीय राज्य हैं उसमें से आपको आते हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। बांग्लादेश को छूने वाले जो राज्य हैं वो हैं आपके मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल। मेघालय, असम
और पश्चिम बंगाल। कितने राज्य? 4। बांग्लादेश को छोड़ने वाले जो राज्य हैं, मेघालय भी हैं, असम भी है, पश्चिम बंगाल भी है, त्रिपुरा भी है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर ये बुक का ही क्वेश्चन है। निम्नलिखित अब आते हैं हम लोग अभ्यास प्रश्न पत्र पे। वो तो जो हम क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं, ये क्वेश्चन बुक के बीच बीच में जो घुसा हुआ था ना, वही क्वेश्चन है। अब हम बात कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न पत्र पे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कर्क रेखा जो है वो किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो राजस्थान से गुजरती है, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से नहीं गुजरती है। क्योंकि आपको पता है कि भारत के 7 राज्यों से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है, जिसमें से आपको आता है पहला राजस्थान, ठीक है, फिर आपका है मध्य प्रदेश, ठीक है, राम तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है, गुजरात, पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़। ये जो है आपके भारत के जो 7 राज्य से गुजरते हैं, उड़ीसा से नहीं गुजरता। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा? तो भारत का सबसे पूर्वी देशांतर जो है 97°25' पूर्व है। अब फिर बात कर रहा है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की कौन सी सीमाएं देश को छूती है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? तो चीन की अगर हम बात करें तो चीन को बिहार तो नहीं छूती, इस वजह से हम चीन को हटा सकते हैं। फिर अगर हम भूटान की बात करें तो भूटान को भी जो है बिहार नहीं छूती, तो भूटान को भी हम हटा सकते हैं। म्यांमार की बात करें तो बिहार म्यांमार को छूती। देखिए एक पॉइंट से कैसे आंसर निकल रही है। लेकिन नेपाल की बात करें तो नेपाल को जो उत्तराखंड भी छूता है, यूपी भी छूता है, बिहार भी, पश्चिम बंगाल भी और सिक्किम भी छूता है। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? नेपाल, ऑप्शन नंबर सी। अब है ग्रीष्मावकाश में आप यदि कावारती जाना चाहते हैं तो आप किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? तो आपको पता है कि लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो कावारती है, तो कावारती जाओगे तो लक्षद्वीप जाओगे, इसका मतलब ख जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, मेरे मित्र एक ऐसे देश में निवासी है, माफ कीजिएगा, मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती, आप बताइए वह कौन सा देश है? तो भूटान के साथ भारत की सीमा लगती ही लगती है। ताजिकिस्तान के साथ भारत की सीमा नहीं लगती, वहीं बांग्लादेश और नेपाल के साथ जो है भारत की सीमा लगती है। ना अगला क्वेश्चन हम अगर बात करें, दूसरा नंबर क्वेश्चन, तो वो कह रहा है कि अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए। दक्षिण में कौन से द्वीप समूह देश हमारे पड़ोसी हैं? तो अरब सागर में और बात करें तो लक्षद्वीप समूह है, तथा बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अब दक्षिण में जो है मालदीव और श्रीलंका द्वीप समूह हमारे देश के पड़ोसी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। तो हमने आपको समझाया भी था वीडियो में। तो कौन सा है? रूस है, कनाडा है, चीन है, अमेरिका है, ब्राजील है और ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप रूस याद रखिएगा, रूस, कनाडा, तीसरे नंबर पर जो है अमेरिका है, चौथे नंबर पर जो चीन है, पांचवें नंबर पे ब्राजील है, छठे पे ऑस्ट्रेलिया, सातवां पे भारत। हमारे उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम बताइए। तो हमारे उत्तर पश्चिम में तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। उत्तर में अगर हम बात करें तो चीन, तिब्बत है, नेपाल है, भूटान। उत्तर पूर्व में बात करें तो बांग्लादेश और म्यांमार। ठीक है, भारत के किन किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है उसके नाम बताइए। तो हमने आपको ट्रिक से बताया भी था, राम मित्र गुपंझास करके आप याद कर लेना। तो उसमें आपको राम मित्र गुपंझास लिखिएगा कर्क रेखा, तो इसमें राजस्थान है। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें राजस्थान तो है ही नहीं। 1 2 3 4 5 6 7, राम। पहले तो आता है राजस्थान, फिर आता है आपका मध्य प्रदेश, और राजस्थान इसमें है ही नहीं तो राजस्थान ये मान लीजिए। राम, फिर आपका है मध्य प्रदेश, रा से राम, रा से राजस्थान, मौ से मध्य प्रदेश, मी से हो जाएगा आपका मिजोरम, त्र से हो जाएगा आपका त्रिपुरा, राम मित्र, गुपन झा, गु से हो जाएगा गुजरात, गुपन से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, झा से होगा झारखंड और छ से हो जाएगा छत्तीसगढ़। तो कर्क रेखा भारत के राज्यों से गुजरती है, वो आपको यहाँ पर होगा। कर्क रेखा, राम मित्र गोपन झाषा, 8 राज्य से कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है जी। ठीक है, तो इसमें जो है आपको एक राज्य छूट गया था, राजस्थान जो है, तो आप लोग इसमें जोड़ लीजिएगा। ठीक है, राजस्थान।
अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिम भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होता है, जबकि दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय दर्शाती है, स्पष्ट कीजिए। तो वो इसलिए होती है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। इस कारण इन दोनों राज्यों के बीच 2 घंटे का फासला है। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश पूरब में है इसलिए वहां सूर्योदय गुजरात से पहले होता है। भारतीय मानक समय का समय भारत की मानक अंतर के तय होती है, इसलिए दोनों राज्यों की घड़ी एक ही समय दर्शाती है, जबकि अंतर 2 घंटे का हो जाता है क्योंकि वो पूरब में है अरुणाचल प्रदेश। हिंद महासागर में भारत के केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार का लाभ पहुंचता हुआ है या प्राप्त हुआ है। तो हिंद महासागर पश्चिम के यूरोपीय देशों को पूर्वी एशिया देशों से मिलाता है तथा भारत इन देशों को मिलाने वाले मार्ग में स्थित है, जिस कारण हिंद महासागर भारत की केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है तथा एक लंबी तटरेखा प्रदान करता है, जिसके माध्यम से भारत पश्चिम एशिया, अफ्रीका, यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी निकटतम संबंध बनाए हुआ है। अगला है मानचित्र कौशल से क्वेश्चन कह रहा है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप की बात करें तो अरब सागर में कौन सा है द्वीप, आपको पता है कि अरब सागर में आपको लक्षद्वीप है और बंगाल की खाड़ी में जो है वो आपको अंडमान निकोबार है। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा लक्षद्वीप जो है और फिर आपको है अंडमान निकोबार जो समूह है उस साइड में। फिर अगला जो क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर बनता है, भारतीय उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर के बनता है। तो भारतीय उपमहाद्वीप जो है भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ मिलकर के बनता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कर्क रेखा कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है। तो पहला है आपका गुजरात, फिर गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है, और राजस्थान भी है, राजस्थान यहाँ पे छूटा हुआ है। चौथा क्वेश्चन है भारतीय दक्षिणी मुख्य भूभाग का दक्षिणतम शीर्ष बिंदु क्या है। तो आपको पता है कन्याकुमारी, जो यहाँ पर आपको दिया हुआ है। 5वां नंबर का क्वेश्चन है भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश क्या है। तो भारत से उत्तरी अक्षांश 37 डिग्री 6 उत्तर है। फिर अगर हम छठे की बात करें तो अंशों में भारत के मुख्य भूभाग का दक्षिणतम अक्षांश क्या है। तो 8 डिग्री 4 उत्तर। अगला क्वेश्चन है आपका भारत के सबसे पूर्वी और पश्चिमी देशांतर कौन से है। तो पश्चिमी देशांतर 68 डिग्री 7 पश्चिमी है, जबकि पूर्वी -97 डिग्री 25 पूर्व है। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। तो गुजरात है। और भारत और श्रीलंका को अलग करने वाले जलसंधि कौन है। तो पाक जलसंधि है। और भारत के केंद्र शासित क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दमन द्वीप, नागर हवेली, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, यमन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये सब ठीक है। तो आई होप कि यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो खत्म हो गई है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ गलत हो गई होगी तो आप कमेंट में मुझे जरूर बताएं। हम कोशिश की है कि कोई त्रुटि ना हो। जबकि यहाँ पे हमने बात किया था कि कर्क रेखा है ना, भारत की जो कर्क रेखा है, तो हमने तो याद 8 है मेरे हिसाब से। कर्क रेखा जो है 8 राज्य से गुजरती है। यहाँ पे राजस्थान छूटा हुआ है, यहाँ पे आप देखना इसमें राजस्थान जो है वो छूटा हुआ है, तो आप ये जो है सो करेक्ट कर लीजिए। और हम बीच में बोल भी दिए थे कि 8 राज्य से होकर गुजरता है कर्क रेखा, जिसमें आपको राम मित्र को पंचास करके भी आप याद कर सकते हैं। तो एक ही डाउट थी, वो भी क्लियर हो ही गई है। तो अब इसमें कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।